जो पढ़े हैं उसे आगे का शुरू करते हैं। हम लोग जो है कर्क रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। कर्क रेखा मैंने ये बता दिया था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है, और जो है ग्रीष्म अयनांत या फिर कर्क संक्रांति क्या है। आप लोग इसे मेरे फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। मैं उसके आगे का पोर्शन अब पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कुछ जानने की ज़रूरत और भी है कि कर्क रेखा निम्नलिखित महाद्वीपों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से महाद्वीप हैं इनको देखिए। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश है? तो उत्तरी अमेरिका में 3 क्षेत्र हैं जिनको आप लोग लिख सकते हैं। इनका नाम जरूर मेंशन कर लीजिए। पहला जो है हवाई द्वीप है, ये जो है यूएसए का हिस्सा हो गया। दूसरा जो है मैक्सिको है, मैक्सिको। और तीसरा जो है बहामास है, ये यूएसए का हो गया, ये यूएसए का। दूसरा जो है अफ्रीका। अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं जिनसे यह होकर के गुजरती है, तो इनका भी नाम मेंशन करते चलिए। हम ऐसे बना दे रहे हैं और ऐसे लिख दे रहे हैं। माली, मारितानिया, नाइजर, नाइजर के बाद जो है अल्जीरिया, अल्जीरिया। फिर इसके बाद से चाड, चाड। चाड के बाद से लीबिया और मिस्र, इनको भी मेंशन कर दे रहे हैं। लीबिया और नेक्स्ट हो गया मिस्र। लीबिया और मिस्र। तो कितने देश अफ्रीका के हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये तो 2 महाद्वीप हो गए। एक तीसरा महाद्वीप जो है, जो सबसे ज़रूरी है, उसका नाम एशिया है। क्योंकि हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो इसके जो देश हैं वो जानने ज़रूरी हैं। एशिया के 8 देशों से होकर जाती है। एशिया के 8 देशों से होकर जाती है। सेम कंडीशन है कि भारत के 8 राज्यों से भी होकर के जाती है और एशिया के 8 देशों से होकर के जाती है। तो इसमें जो है पहला पॉइंट सऊदी अरब, सऊदी अरब। दूसरा पॉइंट संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तीसरा पॉइंट भारत। चौथा पॉइंट ये जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई इसको बोला जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश। पांचवा चीन। छठा म्यांमार। म्यांमार। सातवां, यहाँ थोड़ा सा संयुक्त अरब अमीरात के बाद ओमान लिख लेना चाहिए था, चूँकि चलिए कोई बात नहीं। चीन, म्यांमार, ओमान, ओमान लिख लीजिए। और ओमान के बाद 8वां जो है वो ताइवान है, ताइवान। तो इस तरीके से एशिया के 8 देशों से यह कर्क रेखा होकर के गुजरती है।
इनको आप लोग लिख लीजिएगा। 8 देश हैं, कौन कौन से? सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, भारत है, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ओमान, ताइवान। और इधर जो है उत्तरी अमेरिका में हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास। अफ्रीका में जो है 7 देशों से होकर के गुजरती है। इसमें देखिए ऐसा है कि आप लोग कोई फार्मूला बना करके और इसको याद कर लीजिए। इसको कोई फार्मूला बना करके याद कर लीजिए कि कर्क रेखा के साथ ये है, और भारत मतलब ये एशिया के 8 देश जो हैं कौन कौन से देश हैं। हाँ, एक पॉइंट और नोट करके लिखने की ज़रूरत है। अगर जो इधर का आप लोग लिख चुके हो तो मैं इसको मिटा दूं। देखते हैं, कर्क रेखा भारत कर्क रेखा को भारत की माही नदी, कौन सी नदी? माही नदी 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये याद कर लीजिएगा भाई, ये बहुत काम की चीज़ है। कर्क रेखा को भारत की माही नदी जो है वो 2 बार काटती है। कर्क रेखा में और भी जानने की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है कि ग्रीष्म अयनांत और क्या बोलते हैं कि वो कर्क संक्रांति क्या है, और किस तरीके से वो कंपैरेटिव स्टडी है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अगर जो लंबवत पड़ रही हैं तो 21 जून का वह दिन होता है, उसी दिन कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत होता है। इसको हम मिटाते हैं, और मिटाने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि मकर रेखा के बारे में जान लेते हैं। मकर रेखा के बारे में मैंने बताया था कि ये 23.5 डिग्री साउथ की लैटीट्यूड है। 23.5 डिग्री साउथ की लैटीट्यूड है। इसके बारे में और हम लोग जान जाते हैं कि मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो ये भी 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। सबसे पहला महाद्वीप जो है कौन सा है? तो पहला महाद्वीप आता है दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के कितने देश इसमें आते हैं ये भी जानना जरूरी है, मेंशन कर देंगे अभी। दक्षिण अमेरिका हो गया। दूसरा अफ्रीका हो गया। अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं ये भी जानना जरूरी है। और तीसरा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। तीसरा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। इसको आप लोग लिख लीजिए, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। ये 4 देश हैं, 1 2 3 4। ये दक्षिण अमेरिका के 4 देश हैं जिनसे जो है मकर रेखा होकर के गुजरती है। दूसरी बात यह है कि अफ्रीका में हम लोग जब आते हैं तो इसमें नामीबिया पहला। दूसरा हो गया बोत्सवाना का नाम सुने हैं ना, कालाहारी मरुस्थल यहीं पर है, बोत्सवाना। तीसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा जो है दक्षिण अफ्रीका। चौथा मोजाम्बिक हो गया। उसके बाद से जो है एक मेडागास्कर है, मेडागास्कर। और पांचवा हो गया, छठा जो है फ्रेंच पोलिनेशिया है, फ्रेंच पोलिनेशिया है। ये दरअसल यहाँ पर इसको फ्रांस का क्षेत्र माना जाता है, फ्रेंच पोलिनेशिया को। और ऑस्ट्रेलिया तो एक महाद्वीप ऑलरेडी है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो एक द्वीप भी है।
ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोला जाता है। हाँ, इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो जानने की हमको ज़रूरत है, जैसे कि मकर रेखा, एक है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। लिम्पोपो एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, चलिए, ये हम लोगों ने मकर रेखा के बारे में पढ़ा। मकर रेखा में एक छोटी सी और चीज़ बता दें, एक होता है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति या शीत अयनांत, शीत अयनांत, शीत अयनांत, इसको देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट भी है। इसको जो है दिन बताया गया है 22 दिसंबर, ये डेट याद कर लीजिएगा। ये 22 दिसंबर क्या है, तो ये 23.5 डिग्री का नॉर्थ का लाइन कर्क रेखा हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ की लाइन मकर रेखा हो गई, और ये तो 0 डिग्री है। तो होता क्या है, तो सूर्य की किरणें, ये मैं साफ कर दे रहा हूँ अगर जो आप लोग लिख चुके हो, तो ये इतना हिस्सा यहाँ सूर्य बना लीजिए और ऐसे समझिए, तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कहने का मतलब यह कि मकर संक्रांति या शीत अयनांत क्या है, तो शीत अयनांत या मकर संक्रांति का मतलब यह है कि इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इससे होगा क्या, चूँकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो क्या क्या घटनाएं घटेंगी, तो पहला, इसमें पहला पॉइंट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो तथा सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात होगी। दूसरा चीज़ ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोलार्धों में ऋतुएं विपरीत होती हैं। चूँकि शीत अयनांत के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगा। अगर जो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी होगा। आप लोग याद करिए कि अपने यहाँ दिसंबर में सर्दी पड़ता है। तो ये थोड़ा जानने की जरूरत है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। अगर जो इस हिसाब से समझा जाए, तो इसी में उत्तरी गोलार्ध में इस दिन 22 दिसंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है, या सबसे छोटी दिन और सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी रात। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे छोटी दिन और सबसे बड़ी रात, सबसे छोटी दिन और सबसे बड़ी रात होती है दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए, मैं इसमें ज़्यादा समय ना ले, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। मैंने ये पहले लिख दिया है इसलिए कि ज़्यादा लंबा टाइम लगता बताने में, तो आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग इसको अपने कापी में नोट कर लीजिएगा। इसमें भूमध्य रेखा से संबंधित जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि भूमध्य रेखा किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, तो 3 महाद्वीप इसमें भी हैं। दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका में 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, और यहाँ अफ्रीका में 6 देश, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। एशिया महाद्वीप में जो है मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप, ये इतने देश हैं जिनसे ये होकर के गुजरती है। यहाँ पर एक और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, जैसे उसमें बताया कि कर्क रेखा को जो है भारत की माही नदी 2 बार काटती है, मकर रेखा को जो है लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, उसी तरीके से यहाँ विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। और इतना जानने के बाद हमारे ख्याल से लैटिट्यूड्स आपके कंप्लीट हो गए। मैं इसको मिटाऊंगा, आप लोग अगर जो न लिखे हो तो शार्ट स्क्रीन। चलिए आइए, चूँकि हम लोग का अक्षांश हो चुका है, अब हम लोग देशांतर पर अध्ययन करेंगे कि
कि देशांतर क्या है। देशांतर या इनको जो है अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड्स, ये क्या क्या हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। जिस तरीके से मैंने लैटिट्यूड्स में बताया उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स में भी कुछ ज़रूरी रेखाएं हैं जिनको हमको जानने की ज़रूरत है। जैसे कि ये चित्र देखिए, इस चित्र में क्या करिए तो यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ और इससे एक लाइन ऐसे मिला देता हूँ, इसको ऐसे मिलाता हूँ, इसको ऐसे मिलाता हूँ, इसको ऐसे मिलाता हूँ, इसको ऐसे 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 ऐसे, आप लोग भी इसको मिला दीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा जो है 0 डिग्री का लाइन है। तो जिस तरीके से हमारा लैटिट्यूड में एक ये लाइन है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड में एक 0 डिग्री की लाइन है जिसको हम लोग मेन प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। मेन प्राइम मेरिडियन, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रमुख या मयोत्तर रेखा। क्या बोला जाता है, प्रमुख या मयोत्तर रेखा। इसमें जानने की जरूरत यह है कि इसमें कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या। ध्यान से देखिए, कुल देशांतरों की संख्या जो है 360 होती है। ये आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, 360 होती है। इसमें जो ये 0 डिग्री वाली मेन प्राइम मेरिडियन है, ये सामने वाली लाइन है जिसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। ठीक इसके पीछे ये एक लाइन है, ये 180 डिग्री की लाइन है और ये एक देशांतर है। 180 डिग्री की लाइन है जो कि एक देशांतर है। इसको हम लोग 180 डिग्री का देशांतर बोलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से निर्धारित होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन ये 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित होती है। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। आइए हम लोग थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। एक चित्र और हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पर। ये हमारा 0 डिग्री वाला हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला और ये 23.5 डिग्री साउथ वाला। ठीक इसी तरीके से ये एक 0 डिग्री की लाइन हो गई, इसको मिला लीजिए आप लोग। यहाँ देखने की जरूरत है, ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं और ये जगह जो है ये गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। हम लोग को इसमें जानना क्या है, तो जानना ये है कि यहीं से समय का निर्धारण होता है, देशांतर से ही। इस समय के निर्धारण के लिए चूँकि विश्व के सभी जो विशेषज्ञ थे उनको समय को लेकर के दिक्कत होती थी कि कहाँ से समय निर्धारित करा जाए, तो समय को निर्धारित करने के लिए उन्होंने लंदन को स्वीकार किया और लंदन में एक जगह है GMT, इसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम या माध्य समय, ग्रीनविच माध्य समय। पूरे विश्व के समय का निर्धारण यहीं से होता है। ये ग्रीनविच माध्य समय या GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ है, तो ये जगह जो है लंदन का है। ये मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, ये लंदन का जगह है, लंदन का जगह है। अब देखिए इसमें और क्या प्रश्न बनता है भाई, तो ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि मैंने ये बताया कि जो 0 डिग्री वाला लाइन है ठीक उसके पीछे 180 डिग्री वाला भी देशांतर है। तो इस तरीके से लेकर के जो पीछे वाला 180 डिग्री वाला देशांतर है वहाँ पर चूंकि मैंने बताया था कि समय को लेकर के अंतर होता है, तो इसको हमको समझना है कि किस हिसाब से ये समय को लेकर के अंतर होता है। दरअसल ये 0 डिग्री वाला लाइन उसके पीछे जो है 180 डिग्री वाला है। अगर जो हम पूर्व में जाएं, अगर जो हम लोग पूर्व में जाएं, पूर्व में मतलब अपने देश की तरफ से होते हुए जाएं तो जापान मिलेगा और इधर से हो करके जाएं तो वहाँ
अमेरिका मिलेगा, इधर से होकर के जाएं तो उधर क्या मिल जाएगा, अमेरिका मिल जाएगा। तो अमेरिका और जापान 180 डिग्री के आसपास के देश हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को करना क्या है कि ये समझना है कि समय का निर्धारण कैसे होता है। अगर जो आप लोग ये मिटा चुके हों तो मैं इसको साफ करके, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग इस चित्र को थोड़ा और समझते हैं कि इसमें मैंने ये बता दिया था, ये इक्वेटर हो गया, ये एक लाइन हो गई जिसमें ये वाला पॉइंट जो है GMT था, लंदन का समय था। इसी तरीके से ये लाइन है, इनको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बताया कि देशांतरों से जो है समय का निर्धारण होता है। ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि ये जो 0 डिग्री वाला मेन प्राइम मेरिडियन यानी देशांतर है, इसके पीछे एक लाइन है 180 डिग्री वाली जो देशांतर है, उससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारित होती है, इसलिए उसको जो है इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि पूर्व के समय आगे होते हैं और पश्चिम के समय पीछे होते हैं, तो इसको थोड़ा हम लोग को समझना होगा कि यहाँ जैसे सपोज करिए कि ये 1 डिग्री ईस्ट हो गया, ये 2 डिग्री ईस्ट हो गया, और इधर जब चलिएगा तो इसको 1 डिग्री वेस्ट और इसको 2 डिग्री वेस्ट ऐसे समझिएगा। यहाँ एक मेंशन कर दे रहा हूँ, चूँकि 24 घंटे में 360 डिग्री को समझिए। तो अगर जो 24 घंटा को 24 घंटा को 60 से गुणा कर दें तो इतना मिनट 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और अगर जो इससे इसको काट दिया जाए तो 24 × 6 मिनट बराबर 36 डिग्री हुआ। तो अगर जो हमको ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 36 डिग्री बराबर 24 × 6 मिनट। तो 1 डिग्री अगर जो मेजर किया जाए तो 24 × 6 बटा 36, तो 6 का 36 हो गया और 6 चौको 24 हो गया। इस तरीके से हमको क्या मिलता है कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। हमको यहाँ समझना क्या है, हमको समझना ये है कि अपने भारत की स्थिति को थोड़ा हम लोग जानेंगे। यहाँ भारत की स्थिति हम लोग समझते हैं इसके माध्यम से। भारत की स्थिति क्या है, तो मेजरमेंट में ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री अक्षांश और ये 0 डिग्री देशांतर है। तो जैसे 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट करके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध बनाती है, ठीक उसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट करके पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध बनाती है। और ये पोजीशन है इंडिया का, ये इंडिया है। तो कई बार ये पूछ लेता है पेपर में कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक चीज और है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है कि चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं, फिर इनको भी समझाते हैं। एक समय होता है जिसको हम लोग जो है स्थानीय समय बोलते हैं। स्थानीय समय क्या होता है, स्थानीय समय ये क्या होता है, स्थानीय समय। तो चूंकि कोई भी देश अपने यहाँ के समय के निर्धारण के लिए, कोई भी देश अपने यहाँ के समय के निर्धारण के लिए क्या करता है, तो एक रेखा को, एक देशांतर को स्थानीय समय के रूप में स्वीकार करता है। जैसे कि अपने यहाँ का पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री जो है वहाँ से समय का निर्धारण होता है। जैसे स्थानीय समय में आप लोग ये मेजर करिए कि अपने यहाँ 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट के देशांतर से स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है, स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है, निर्धारित किया जाता है।
निर्धारित किया जाता है। और स्थानीय समय जो है अपने यहाँ एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं हम लोग किसी भी देश का मानक समय, किसी भी देश का मानक समय। तो इसको समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय मानक समय के नाम से जानते हैं। भारतीय मानक समय कहाँ से निर्धारित होता है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट का जो पूर्वी देशांतर है इसी से भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, इसको जो है बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। ये 82.5 डिग्री पूर्वी या पूर्व का देशांतर है। तो इसको थोड़ा हम लोग को और समझने की ज़रूरत है कि मैं इस जगह को साफ कर रहा हूँ। ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट का देशांतर है यही अपने यहाँ IST के रूप में स्वीकार किया जाता है। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो जैसे इसको हम लोग 82.5 डिग्री लिख सकते हैं, और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो इसमें मिनट का गुणा कर दें तो ये टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको गुणा करते हैं तो 4 × 5 = 20 हो गया, 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 10 हो गया, 4 × 8 = 32 और 1 = 33। तो इतने मिनट हो गए। और अगर जो हम इस 330 में 60 का भाग दे लें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है 6 × 5 = 30 और 3/6 यानी 5 सही 1/2 घंटा, 5 सही 1/2 घंटा, या 5 सही 1/2 × 60 तो 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का समय हो जाता है। और चूँकि यह ईस्ट का देशांतर है तो मैंने पहले ही बताया है कि चूँकि यहाँ पर GMT है, GMT, और पूर्व के समय जो है आगे होते हैं, इसलिए भारत का जो स्थानीय समय या जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो इसको नोट करके यहाँ पर लिख लीजिएगा कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT से 5.5 घंटा आगे है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना ज़रूरी है कि IST जो है अपने यहाँ का 5.5 घंटा आगे है। अब देखते हैं हम लोग कि इसको हम लोग साफ करते हैं। हम लोग जो है 180 डिग्री देशांतर के बारे में जानते हैं। क्योंकि 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ से तिथि का निर्धारण होता है। यहाँ से क्या होता है? तिथि का निर्धारण होता है। भाई ये 180 डिग्री का देशांतर है और यहीं से तिथि का निर्धारण होता है। तो हम लोग को क्या करना है, ये जानने की ज़रूरत है कि ये कैसे कैसे है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि यह कुल 9 बार मुड़ी है, कुल 9 बार मुड़ी है, कुल 9 बार मुड़ी है। और किन किन क्षेत्रों से? तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि जो कि प्रशांत महासागर, बेरिंग जल संधि, और चुकची सागर है, चुकची सागर, चुकची सागर, चुकची सागर से होकर जाती है। बेरिंग जल संधि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि
ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, यह यहाँ से थोड़ा समझते हैं हम लोग। ये जो 0 डिग्री वाला, ये 0 डिग्री वाला जो ये देशांतर था, इसके पीछे जो लाइन थी वो 180 डिग्री वाली देशांतर थी, वही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो मैंने बताया कि पूर्व की तरफ आने पर समय आगे बढ़ता है, तो पश्चिम की तरफ जाएगा तो समय अंतर होगा, मतलब समय कम होगा। इस तरीके से टोटल ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, वहाँ पर पूर्व और पश्चिम के बीच में कुल 24 घंटे का अंतर हो जाता है। 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 हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर